हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में से प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कशन कर लिया था एमीन के विषय में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एमीन और एमीन से संबंधित जो आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है हिंसबर्ग अभिकर्मक, है ना, और हिंसबर्ग परीक्षण। ठीक है, तो इसका डिस्कशन कर लिया था और पूरी तरीके से उस चैप्टर को एंड कर दिया था। वहां पर मैंने एक आध प्रश्न आपको और करवाया था कि जो आपका एमीन में रासायनिक विभेद का परीक्षण लिखने के लिए आता है वो भी मैंने आपको करवा दिया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट और आपका लास्ट चैप्टर है वो है आपका बायोमॉलिक्यूल्स, यानी इसको कहते हैं जैव अणु। ठीक है, तो चैप्टर नंबर जो आपका 10 रहेगा वो है जैव अणु यानी बायोमॉलिक्यूल लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, जो जैव अणु आपका चैप्टर है ये बायोकेमिस्ट्री आगे चलकर के जब पढ़ते हैं डिटेल में, अलग अलग ब्रांच जब हो जाती है केमिस्ट्री तो एक ब्रांच होती है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री में आपका ये चैप्टर आता है जैव अणु। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको 12th में दिया गया है तो हमें इसके विषय में पढ़ लेना है, वरना डिटेल नॉलेज इसके विषय में हम बायोकेमिस्ट्री नाम की एक अलग ब्रांच होती है साइंस में, केमिस्ट्री में, है ना, जिसमें इसको पढ़ा जाता है बिल्कुल डिटेल में, एक एक चीज के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये तो वहां की बात हो गई। अब यहाँ पर आपका चैप्टर दिया गया है जैव अणु, इसमें होगा क्या, तो यहाँ पर जैव अणु यानी जीवधारियों के जो भोजन के मुख्य घटक होते हैं, उनके भोजन के मुख्य घटक होते हैं और उनकी शारीरिक संरचना के मुख्य घटक होते हैं। यानी ऐसे पदार्थ या वे पदार्थ जो किसी भी जीवधारी के भोजन के मुख्य घटक होते हैं और उनके शारीरिक संरचना या शारीरिक संगठन के मुख्य अवयव होते हैं, उनको कहा जाता है जैव अणु। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो जीवधारियों के शरीर का निर्माण जिन प्रकार के कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर के हुआ है उन्हीं को क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। भाई किसी भी जीवधारी का शरीर होता तो उसमें क्या होता है ना। अगर भोजन के घटकों में बात कर ले तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, हार्मोन, खनिज लवण, यही सब तो होते हैं उसके अंदर, है ना। तो ये सभी किसमें आते हैं, ये आते हैं आपके जैव अणु में, बायोमॉलिक्यूल। बायो का मतलब क्या है, जैव हो गया, मॉलिक्यूल का मतलब अणु हो गया। ठीक, तो जीवों में इस तरीके के जो पाए जाने वाले अणु हैं जो मेन संरचना का आधार हैं, यानी इनमें से क्या होगा, अब किसी चीज की कमी हो जाएगी तब भी दिक्कत है, अधिकता हो जाएगी तब भी दिक्कत है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रॉपर मात्रा में, एक बैलेंस मात्रा में हो करके किसी भी जीवधारी के जैविक प्रक्रियाओं को संचालित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले यहां लिखा हुआ है बायोमॉलिक्यूल यानी जैव अणु किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा है कि भोजन के मुख्य घटक, अभी मैंने आपको बताया मेन कंपोनेंट ऑफ फूड है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है तथा खनिज लवण है ना। तो ये खनिज लवण वगैरह भी इसमें अंदर आ जाते हैं। उसके बाद ये किसी जीव की शारीरिक संरचना के आधारभूत अवयव हैं, इसलिए इन्हें जैव अणु कहते हैं। हार्मोन तथा न्यूक्लिक अम्ल भी जैव अणु के अंतर्गत आते हैं। ये आपका लिखा हुआ है अंतर्गत। ठीक है, ठीक, तो इसके अंतर्गत आपके ये सभी आ जाते हैं। तो मैंने अभी बता दिया कि जैव अणु में अब क्या होता है कि डीपली आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, है ना, न्यूक्लिक अम्ल और हार्मोन, यानी न्यूक्लिक अम्ल और हार्मोन जो शरीर में बनते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए, आरएनए वगैरह आ जाता है। हार्मोन में आपके बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं शरीर में, है कि नहीं, तो ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो इनको भी किसमें काउंट किया जाता है, जैव अणु में, बायोमॉलिक्यूल में काउंट कर लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक एक करके सभी के विषय में पढ़ना होगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन जैसे दिए गए हैं एज इट इज आपको ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की डिस्कशन में आपसे करता हूं। तो चलिए फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है ना। तो सबसे पहला जो आपका कंपाउंड है इसमें ऑर्गेनिक, वो है कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें देखिए क्या बताया गया कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक होते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ ये कंपाउंड होता है। इनका सामान्य सूत्र CH2 टू द होल Y
होता है जहां एक्स व वाई एक चर गुणांक होते हैं, एक्स और वाई का मान हमेशा समान रहता है, एक जैसा रहता, कभी बदलता नहीं है। ठीक है, उसके बाद इन कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान 2 अनुपात कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और ये आपका आणविक अनुपात है या मॉलिक्यूलर अनुपात कह सकते हैं इसको। ठीक है, के कारण इन्हें कार्बन का हाइड्रेट माना गया है और इन यौगिकों का नाम कार्बोहाइड्रेट रखा गया। तो यहाँ पर जो बताया गया कि कार्बन यौगिक जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, आपके कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 एलिमेंट होते हैं, जिसमें आपका जल के समान H2O वाटर के समान देखिए लिखा हुआ है, वाटर के समान इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात इसमें जल के समान कितना है, 2:1 है। ठीक है, होने के कारण इन्हें कार्बन का हाइड्रेट यानी इन्हें कार्बन का हाइड्रेट कहा गया है, क्योंकि इनमें जो जल के समान अनुपात होता है वो कैसा होता है, 2:1 होता है। किसका, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो ये बात इसमें हो जाती है। अब उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि और इन यौगिकों का नाम कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बन का हाइड्रेट होने की वजह से इसको कार्बोहाइड्रेट कहा गया है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर क्या होगा, ये आपका जो फार्मूला है ये एक्स और वाई, तो एक्स और वाई यहाँ पर जो होता है एक कोई संख्या हो सकती है, बस ध्यान ये रखना है कि इन दोनों का मान हमेशा समान रहता है। ठीक है, वो कभी भी बदलता नहीं है। तो उसमें क्या होगा, फिर जो कंपाउंड आपका इस फार्मूले में फिट हो जाएगा यानी सही हो जाएगा, जहां पर दोनों की वैल्यू समान हो जाए, एक्स और वाई, जैसे हम 1 मान रख रहे हैं तो दोनों की जगह पर 1 मान रखना है, अगर 2 रख रहे हैं तो 2 रखना है, अगर 3 है तो फिर 3, यानी दोनों का मान समान होगा और इसके मान के हिसाब से जो कंपाउंड आएगा वो आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। ठीक, तो ये सूत्र के हिसाब से है, लेकिन कुछ कंपाउंड इसके एक्सेप्शन भी होते हैं कि जिनमें क्या होता है कि फार्मूला तो ये होता है लेकिन रियलिटी में वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, क्योंकि और भी सारे इनके अंदर गुण पाए जाते हैं जिस जो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पर इस सूत्र में फार्मूला फॉलो करें और हो सकता है कि नहीं करें। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं एक्सेप्शन वाले जो इस सूत्र को फॉलो नहीं करते लेकिन कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इस कंपाउंड के फार्मूले को नहीं फॉलो करते लेकिन फिर भी वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है एक जनरल थ्योरी, यानी पुरानी एक जनरल सामान्य बात हो जाती है कार्बोहाइड्रेट के विषय में, है ना, कि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट आपके मेन होते कंपाउंड में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इस फार्मूले के बारे में फिर डिस्कशन करते हैं आपसे। चलिए, अब स्क्रीनशॉट उसका ले लिया होगा, अब इस फार्मूले पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए। देखिए क्या लिखा था, ये आपका है CxH2O और टू द होल y। तो यहाँ पर बताया कि जो आपका x और y है, यानी जो x है और y है, इनका दोनों का जो मान है वो हमेशा समान रहता है, इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा समान रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे 1 से लेकर के हम कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। जैसे मान लिया सबसे आसान सा एक छोटा सा फार्मूला हम ले लेते हैं, मान लिया यहाँ पर हमने इसका मान 2 रख दिया है ना, x और y का, तो अगर यहाँ पर 2 रख दिया तो ये आपका H2O है और यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर क्या होगा कि 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, C2H4O। ठीक है, ये देखिए C2H4 और ये O2 होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो C2H4O2। ठीक है, अब देखिए ये क्या है कि फार्मूले को फॉलो कर रहा है, यानी इस फार्मूले के हिसाब से x और y के मान क्या है, दोनों समान है, तो बनने वाला ये कंपाउंड क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसका फार्मूला तो सेम आया आपके इसके फार्मूले के अनुसार, लेकिन रियलिटी में क्या है कि ये आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ये कंपाउंड जब देखेंगे आपको तो मिलेगा, ये कंपाउंड जो होता है आपका एसिटिक एसिड हो जाता है ना, देखिएगा इसको ध्यान से, तो ये होता है CH3COOH, है ना, ये देखिए, तो इस फार्मूले को मैंने लिख दिया है सूत्र के रूप में, देखिए C2H4O2, तो CH3COOH, ये क्या है, एक प्रकार का एसिड होता है, अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल है ना, तो ये कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता ही नहीं है, जबकि क्या करता है कि फार्मूले को फॉलो करता है।
इसके अलावा जैसे 1 रख लीजिए, तो 1 रख करके भी देख सकते हैं, यानी x और y की वैल्यू 1 रख करके चेक कर लें, तो यहाँ पर होता है 1 और फिर H2O है, और यहाँ भी कितना होगा 1, तो ये बनेगा CH2O। ये है, देखिए फार्मूले को फॉलो करता है, लेकिन ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये है क्या, तो ये है आपका HCHO, ठीक है, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये एक एल्डिहाइड है और ये एक एसिड है, दोनों फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर अगला एग्जांपल कोई ले लेते हैं, ये आपका जैसे C6H12O5 है ना, ये देखिए इसको कहते हैं रैमनोज, ठीक है, ये है आपका रैमनोज, ठीक। ये क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर देखेंगे कि जो रैमनोज है वो किसी भी कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहा। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन के अनुसार जितने कार्बन के साथ संख्या लगी है उतनी संख्या यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ होनी चाहिए, या उसके मल्टीपल में यहाँ पर आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर तो मिलता है, लेकिन रियलिटी में ऑक्सीजन के पास वो संख्या नहीं है। यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, और जो कि सूत्र के अनुसार यहाँ और यहाँ ये तो मल्टीपल में होना चाहिए, ये तो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, तो दोनों में बराबर नहीं, यानी ये कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर फार्मूले को फॉलो नहीं करता है, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए था। लेकिन बाकी जो रैमनोज के प्रॉपर्टीज होती हैं वो सभी क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट की होती हैं, इसलिए क्या है ये सब एक्सेप्शन में आते हैं, अपवाद में, है ना। तो ये रैमनोज आपका कार्बोहाइड्रेट है, ये लोग फार्मूले को फॉलो करते हैं लेकिन फिर भी आपके ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। ये आपका एसिटिक एसिड है, एक अम्ल है, और ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO। तो ये एल्डिहाइड है और ये एसिड है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जो कि फार्मूले के हिसाब से ये दोनों सही थे। 1 मान रखा तो ये आ गया, 2 रखा तो ये आ गया, है ना। यहाँ पर कार्बन कितने थे, देखिए कार्बन 2 थे, 2 कार्बन हो गए, उसके बाद 4 हाइड्रोजन, 3 और 1 4 हाइड्रोजन, और फिर 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो C2 और H देखिए C2 है और O2 है, तो यहाँ भी 2 आया और यहाँ भी 2 आया, तो दोनों में क्या है, इसका रेशियो समान है। यहाँ फार्मूला फॉलो कर रहा है, और यहाँ पर भी कार्बन में 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी दोनों का समान है, 1 1 है दोनों में, तो ये फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं लेकिन फिर भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और ये फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो ये कुछ जनरल एग्जांपल हो गए जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, नाम दोनों के बता ही दिए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसका डिस्कशन मैं आपसे करता हूँ। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये आपकी जो डेफिनेशन है वो अक्सर लिखी हुई किताबों में आपको मिलती है ना, सीरीज वगैरह में ये आपको मिल जाती है डेफिनेशन, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, कार्बोहाइड्रेट में लिखा कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन या वे पदार्थ जो जल अपघटित होने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन बनाते हैं, यानी ऐसा कोई भी पदार्थ, पॉली का मतलब क्या है कि बहुत सारे, है ना, वृहद अणु हो जाता है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट या पॉलीहाइड्रोक्सी लिखा हुआ, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी हाइड्रोक्सिल समूह बहुत ज्यादा होंगे, पॉली का मतलब बहुत हो जाएगा, हाइड्रोक्सी का मतलब हाइड्रोक्सिल समूह, ठीक है। उसके बाद लिखा है कीटोन, तो कीटोन समूह CO जानते ही हैं, ये क्या होंगे, एक से ज्यादा हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन या वे पदार्थ जो जल अपघटित होने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन बनाते हैं, तो कोई भी ऐसा पदार्थ जो जल अपघटित होकर, जल अपघटित का मतलब है टूट करके, तो जो पदार्थ टूट करके क्या है, छोटे छोटे अणुओं का निर्माण कर देता है, और वो भी जो उसके द्वारा अणु बनते हैं वो कैसे होंगे, वो भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन ही होते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि बहुत बृहद अणु आते हैं, इसमें कई सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको पढ़ना भी होता है। जैसे मेनली बात कर ले यहाँ पर एग्जाम्पल में, जब देखेंगे तो सबसे आसान जो इसमें एग्जाम्पल मिलता है वो ग्लूकोज का मिल जाता है, ठीक है, जैसे ग्लूकोज है आपका, और उसके बाद फ्रक्टोज, है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, है ना, ये सब अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सब कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आते हैं,
है ना। तो इनको क्या करते हैं कि फिर जब इनका जल अपघटन हो जाता है तो इनसे हमें ऊर्जा, ये बहुत छोटे अणु होते हैं, ठीक है, जो पॉलीसेकेराइड के जल अपघटन से बनते हैं। इन सभी को हम मोनोसेकेराइड वगैरह की कैटेगरी में रखते हैं। तो वो बात इनके वर्गीकरण में पढ़ी जाती है। कार्बोहाइड्रेट को कई प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, अलग अलग प्रकार से अलग अलग गुणों के आधार पर इनको कई भागों में विभाजित किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो जनरल मैंने आपको बता दिया कि जैसे इसमें ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है ना, ये सब इसमें क्या है देखने को आपको मिल जाते हैं। ठीक, कार्बोहाइड्रेट के टाइप हो गए। अब इसमें जब फार्मूला आप देखते हैं तो यहाँ पर C6H12O6, ठीक है, ये मिलता है, और फार्मूला इसका भी वही सेम होता है, C6H12O6। तो दोनों का फार्मूला क्या है, सेम है, यानी समान है। तो दोनों का फार्मूला समान है, लेकिन इनकी संरचनाओं में और इनके गुणों में डिफरेंस पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। इनके भौतिक और रासायनिक गुणों में भी डिफरेंस हो जाता है ना। तो इसीलिए केवल फार्मूला देख करके आप नहीं बता सकते कि कौन ग्लूकोज है कौन फ्रक्टोज है। या तो फिर आप संरचना को देखिए या फिर भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन कीजिए, तब आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस बता सकते हैं। अगर केवल एक फार्मूला लिख दिया जाए C6H12O6, तो फार्मूले को देख करके नहीं बताया जा सकता कि ये ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, क्योंकि दोनों का फार्मूला क्या है, एज इट इज बिल्कुल सेम होता है। ठीक, तो ये हो जाता है जनरल डिस्कशन कार्बोहाइड्रेट के विषय में। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने कार्बोहाइड्रेट के विषय में थोड़ा बहुत आपको बताया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में अपने पढ़ेंगे आपसे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, जहां पर एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।